हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th का ह्यूमन फिजियोलॉजी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। देखिए, इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं जो अलग अलग एनिमल्स है वो एक्सक्रीशन कैसे करता है, उसके पास क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन है एंड वो क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है और वो बॉडी से कैसे उसको रिलीज करता है। जैसे आप देख रहे हैं ना, क्या नाम है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब जो भी एनिमल है उसके बॉडी में क्या नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है एंड उसको वो कैसे एलिमिनेट करता है। एंड हमारा जो मेन फोकस रहेगा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, किडनी का काम हम लोग देखेंगे, किडनी को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, बेसिकली ये जो पूरा चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, इसमें एक्सक्रीशन का कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को डील करना है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि वाई एक्सक्रीशन इज नीडेड, है ना, क्यों एक्सक्रीशन जरूरी है एंड एक्सक्रीशन होता क्या है, एंड एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, कैसे होता है, कौन इसको रेगुलेट करता है, ये सारा कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड फिर हम लोग देखेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। हम लोग इसमें जो हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन मेन पार्ट है, किडनी है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन का कैसे फॉर्मेशन होता है पूरा सीखेंगे। फंक्शंस ऑफ टिब्यूल्स, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, मिक्सचुरेशन, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन एंड डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये पूरा कंटेंट है इस चैप्टर का। हम लोगों को इस चैप्टर में ये सारा कुछ खत्म करना है। एंड फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसे देखिए क्या है ना, एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक Na+, K+, Cl-, फॉस्फेट, सल्फेट्स एटसेट्रा। एनिमल्स के बॉडी में ना ये सारा एक्यूमुलेट हो रहा है। ये कैसे बन रहा है, तो ये बन रहा है बाई आइदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जैसे अगर हम बात करें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का, तो हमारे बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोलते हैं। जैसे एक सिंपल सा रिएक्शन अगर हम आप लोग को दिखाए तो रेस्पिरेशन का रिएक्शन कैसे होता है। जैसे ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, या फिर हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, यहां पर रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट में क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी। एंड ये एटीपी क्या है, एनर्जी है। रेस्पिरेशन का इक्वेशन है ना, ये एटीपी एनर्जी है। इसी से हम लोग अपना पूरा जो भी बॉडी का फंक्शंस है, जो भी लाइफ प्रोसेसेस है वो परफॉर्म करते हैं इसी एनर्जी से। बट आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी बना है और वाटर भी बना है। और अगर हमारे बॉडी में एक्सेस वाटर है तो एक्सेस वाटर ही तो क्या यूरिन के फॉर्म में बाहर रिलीज आउट होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी। ये मतलब दोनों क्या है, ये दोनों वेस्ट है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि हमारे बॉडी में जो वेस्ट का फॉर्मेशन हुआ वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से हुआ। एंड अदर मीन्स लाइक क्या, एक्सेस इंजेशन। अगर हम लोग जरूरत से ज़्यादा खाना खा रहे तब, कुछ ज़्यादा ही इंजेशन कर रहे तब उस केस में हो सकता है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना कि जैसे अगर हम पूछे कि हमारे बॉडी में वेस्ट क्या है, तो हम लोग मेनली बात करते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट का। किसका बात करते हैं हम लोग, नाइट्रोजिनस वेस्ट का। अब ये जो हमारा नाइट्रोजिनस वेस्ट है, नाइट्रोजिनस वेस्ट के अंदर कौन कौन आ जाएगा, तो फर्स्ट हम नाइट्रोजिनस वेस्ट के अंदर बात करते हैं अमोनिया का। ठीक है, अमोनिया एक नाइट्रोजिनस वेस्ट है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको हम लोग NH3 बोलते हैं ना, अमोनिया। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजिनस वेस्ट। देन आपका नाइट्रोजिनस वेस्ट में यूरिया आता है, यूरिया में भी आपका नाइट्रोजन आएगा। यूरिया का कैसे लिखेंगे हम लोग, NH2, देन यहाँ C+O और फिर इधर NH2। तो ये आपका यूरिया है। एंड आपको पता है मैमल्स का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिया ही है। मैमल्स में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, यूरिया। ये मैमल्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। आगे तो हम लोग देखेंगे, है ना, किस किस ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो तो डिस्कस करेंगे ही। बट नाइट्रोजनस वेस्ट में अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, एंड आपका और क्या हो जाएगा, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड।
तो यूरिक एसिड में भी नाइट्रोजन होता है ना, ये नाइट्रोजनस बेस से सिमिलर होता है यूरिक एसिड। इसके अलावा ये सारे नाइट्रोजनस वेस्ट के अलावा जो अदर वेस्ट है हमारे बॉडी में, लाइक आप लोग देखें ना, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी बना है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, देन आपका आयंस आ जाएंगे। आयंस भी आपका क्या, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, कटायंस। पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या बोले, कटायंस। कटायंस में कौन कौन आ जाएगा, लाइक Na+, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस K+। एंड इन केस अगर हम अनायंस का बात करें तो यहाँ पर कौन सा वेस्ट आ जाएगा, तो Cl- क्लोरीन आयंस, SO4 2-, PO4 2-। तो दीज आर दी आयंस एज अ वेस्ट। तो हमारे बॉडी में ये सारा वेस्ट है, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ दिख रहा है ना कि ये जो सारा वेस्ट है इसको आइदर हम टोटली रिमूव किए या पार्शियली रिमूव किए, ठीक है, ये लाइन, दिस सब्सटेंस हैव टू बी रिमूव्ड टोटली और पार्शियली, ठीक है। तो मतलब क्या है ना कि जो जो वेस्ट है, कुछ वेस्ट को हम लोग टोटली रिमूव कर देते हैं। लाइक अगर हम अमोनिया का बात करें, अमोनिया को हम लोग ना टोटली रिमूव कर दिए, अमोनिया यहाँ पे टोटली रिमूव हो गया। आप लोग आगे देखेंगे ना, इन केस अगर हम यूरिया का बात करें तो यूरिया जो होता है ना वो पार्शियली रिमूव होता है, ठीक है। यूरिया कैसा रिमूव होता है, पार्शियली, क्योंकि ना कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया हमारे बॉडी में जो किडनी का मैट्रिक्स है ना वहाँ पे रिटेन कर दिया जाता है, ठीक है, टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी क्या होता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सम अमाउंट ऑफ यूरिया, सम amount of urea is retained in a kidney matrix. Some amount of urea is retained in a kidney matrix to maintain osmolarity. किडनी मैट्रिक्स टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी क्या होता है ये अभी हम लोग समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो आप यहाँ पर ना इस पूरे स्लाइड में क्या देखें कि जो एनिमल्स है उसके बॉडी में एक्यूमुलेट होता है वेस्ट का, और वेस्ट क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, वाटर हो सकता है, आयंस में आपने देखा सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, क्लोरीन आयंस, फॉस्फेट, सल्फेट्स। और ये सारा कैसे बना, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन से बना या फिर एक्सेस इंजेक्शन से बना। तो ये पूरा एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। अगर हम बात करें एक्सक्रीशन का तो सिंपली एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी और रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। रिमूवल ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, ठीक है, रिमूवल ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एंड देखिए अगर हम बात करें ऑस्मो रेगुलेशन का, तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है ना, हमारे बॉडी में जो भी वाटर है और जो भी आयंस है उसका बैलेंस करना है ना, उसको बैलेंस रखना पड़ेगा, और इसको बैलेंस रखना इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। जैसे आपको बता देना कि जिस भी एनिमल्स में ऐसा जो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गेन है, वो एक्सक्रीटरी ऑर्गेन दो काम करता है, एक तो वो एक्सक्रीशन भी करेगा एंड ऑस्मो रेगुलेशन भी करेगा। सारे एनिमल में जो एक्सक्रीटरी काम कर रहा है ना वो ऑस्मो रेगुलेशन भी करेगा। एंड अगर हम बात करें कि ये ऑस्मो रेगुलेशन होता क्या है, कैसे हम इसको समझेंगे, देखिए तो जैसे हम लोग बोले ना कि हमारे बॉडी में वाटर का और आयंस का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहना चाहिए, इसको हम लोग बोले ऑस्मो रेगुलेशन। देखिए जैसे सपोज दैट हमारा ये बॉडी है एंड इसको अगर हम इन केस अगर आइडियल कंडीशन का बात करें, मान लीजिए कि जैसे हम बोल रहे हैं ना कि हमारे बॉडी में इतना वाटर और इतना आयंस हमेशा रहना चाहिए, तो उसको हम लोग बोल दिए आइडियल कंडीशन, ठीक है। अब आइडियल कंडीशन में सपोज दैट ना इसमें पूरा 1 लीटर ऑफ वाटर है, ठीक है, ये पूरा 1 लीटर वाटर है। एंड 1 लीटर ऑफ वाटर में आप मान लीजिए कि आयंस में या फिर हम लोग सॉल्ट्स का बात कर लेते हैं, 6 मॉलिक्यूल्स है, 1 2 3 4 5 6, ये आइडियल कंडीशन है, तो ये मेंटेन रहना चाहिए। तो मान लीजिए क्या हुआ ना कि ऐसा अगर कंडीशन आ गया कि हमारे बॉडी में आयंस का कमी हो गया, ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन आ गया कि हमारे बॉडी में आयंस का कमी हो गया, जैसे वाटर तो आपका चलिए 1 लीटर है,
वाटर कंप्लीटली 1 लीटर है, ठीक है, बॉडी में। एंड 1 लीटर वाटर में आपका 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयंस होना चाहिए, NaCl 6 होना चाहिए। बट अब मान लीजिए ना कि यहाँ पे बस 3 ही आया, 1 2 3, ठीक है। तो आप देखिए, क्या इसको हम बोलेंगे कि हमारा वाटर एंड आयंस बैलेंस है? नहीं बोलेंगे, क्योंकि आयंस का यहाँ कमी हो गया, ठीक है, सॉल्ट्स का कमी हो गया। तो अब हम इसको ना मेंटेन करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम दो काम कर सकते हैं। या तो इसमें से हम वाटर को रिमूव कर दे, 1 लीटर ऑफ वाटर है, 1 लीटर ऑफ वाटर के लिए हमको 6 NaCl मॉलिक्यूल चाहिए। तो या तो हमारे पास अगर 3 NaCl है तो हम इसमें हाफ लीटर ऑफ वाटर रिमूव कर दे, या तो इसमें हम 3 सॉल्ट्स और ऐड कर दे, ठीक है, ये कर सकते हैं। तो इसको हम ना ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ क्या कर सकते हैं? या तो हम इसमें से वाटर को रिमूव कर सकते हैं, या तो हम इसमें से वाटर को रिमूव कर सकते हैं, या फिर हम इसमें सॉल्ट्स को ऐड कर सकते हैं, ताकि हमारा जो ऑस्मोलैरिटी है ना वो मेंटेन रहे। तो इस ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने का काम किसका है? हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गेन का। जिस एनिमल में जो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गेन है वो दो काम कर रहा है, एक्सक्रीशन भी कर रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन भी कर रहा है। एंड अगर हम बात करें, सपोज दैट अगर ऐसा कंडीशन हो, ठीक है, यहां पर क्या हुआ ना कि वाटर तो आपका 1 ही लीटर है, वाटर यहाँ पे चलिए 1 लीटर है, ठीक है, देयर इज अ 1 लीटर ऑफ वाटर, और यहाँ पे ना सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, जो आयंस है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया। मान लीजिए यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl हो गया, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं ना, यहाँ सॉल्ट्स ज़्यादा है, वाटर कम है। तो अगर हमको मान लीजिए ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना है तो हम क्या करेंगे? या तो हम इसमें से सॉल्ट को रिमूव कर सकते हैं, या वाटर को और बढ़ा दे, 1 लीटर ऑफ वाटर इसमें और डाल दे तो मेंटेन हो जाएगा। तो ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ से सॉल्ट्स को रिमूव कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे वाटर को ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देख रहे हैं ना कैसे ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो रहा है। तो अगर मान लीजिए आयंस ज़्यादा है तो हम दो चार काम किए, सॉल्ट को रिमूव कर दिए, आयंस को रिमूव कर दिए, या वाटर को ऐड कर दिए आइडियल कंडीशन को अचीव करने के लिए, क्योंकि हमारे बॉडी में ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना है। या फिर अगर आयंस कम है, वाटर ज़्यादा है, तो हम आयंस को ऐड कर सकते हैं, या फिर वाटर को रिमूव कर सकते हैं। तो इससे भी मेरा जो ऑस्मोलैरिटी है वो मेंटेन हो जाएगा, आइडियल कंडीशन अचीव हो जाएगा। तो यही हमारा ऑस्मो रेगुलेशन है, यानी कि वाटर एंड सॉल्ट्स का बैलेंस इन अ बॉडी। एंड ये कौन करता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन। होप आपको एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब समझ आया है। आगे हम लोग नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। देखिए, अब क्या है ना कि एनिमल्स जितने भी है उनको क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। वो क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है उसके बेसिस पे एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया। अब जैसे फर्स्ट हमारा क्या है ना, अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म का मतलब क्या होता है? वो प्रोसेस जिससे कि ना अमोनिया एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज आउट हो। इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म, ठीक है। प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म। एंड आपको बता दे कि ये जो अमोनोटेलिज्म या फिर ऐसा एनिमल, ये तो प्रोसेस का नाम हो गया अमोनोटेलिज्म। ऐसा एनिमल जो अमोनिया एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करता है ना, वैसे एनिमल को हम लोग बोलते हैं अमोनोटेलिक। वैसे एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिक एनिमल्स। एंड यहां पर ना आपको ये बहुत जरूरी ध्यान रखना है कि अमोनिया जो एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज होता है ना, इसको ना बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए रिलीज करने के लिए, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा वाटर क्यों चाहिए? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। अगर हम आपको बताएं ना, एज कंपेयर टू यूरिया, अमोनिया इज 1 लाख टाइम्स मोर टॉक्सिक देन यूरिया। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ वाटर, इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल। इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए हम लोगों को बहुत सारा पानी चाहिए। इसीलिए आप जनरली जो अमोनोटेलिक एनिमल्स को देखेंगे ना, वो एक्वेटिक एनिमल्स मिलेगा, ठीक है। एंड ये क्या बताया आपको, जो अमोनिया होता है ना, अमोनिया इज
1 लाख टाइम्स, अमोनिया इज 1 लाख टाइम्स मोर टॉक्सिक देन यूरिया। यूरिया से ये 1 लाख टाइम ज्यादा टॉक्सिक होता है। दैट्स वाई इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल। एंड इसमें एग्जाम्पल्स कौन कौन से आ जाएंगे, मतलब कौन कौन सा ऐसा एनिमल्स है जो अमोनोटेलिक है। ठीक है, एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पे एग्जाम्पल आपका आ जाएगा एक्वेटिक इंसेक्ट्स, आ जाएगा। देन यहां पर एग्जाम्पल आ जाएगा एक्वेटिक एम्फीबियंस, अमोनोटेलिक एनिमल्स में एग्जाम्पल आ जाएगा टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग, इसके अलावा जो बोनी फिशेस है ना, वो भी अमोनोटेलिक होते हैं, बोनी फिशेस। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अमोनोटेलिक एनिमल्स। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करें यूरियोटेलिक एनिमल्स का, जैसे यहां पे लिखा है ना ये यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म का क्या मतलब है? प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग यूरिया, इज कॉल्ड यूरियोटेलिज्म। ठीक है, एंड यूरियोटेलिज्म में अगर हम बात करें तो ये आपका मॉडरेटली टॉक्सिक होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया, देन उसके बाद यूरिया, और देन जो लिस्ट टॉक्सिक है वो है यूरिक एसिड। तो इसको हम लोग बोलेंगे मॉडरेटली टॉक्सिक। इट इज अ मॉडरेटली टॉक्सिक, उतना ज्यादा टॉक्सिक नहीं है अमोनिया के जितना। तो इसीलिए ना इसको रिमूव करने के लिए हमको एज कंपेयर टू अमोनिया थोड़ा कम पानी चाहिए। इट रिक्वायर्स लेस वाटर फॉर इट्स रिमूवल, ठीक है, इसको कम पानी चाहिए एज कंपेयर टू अमोनिया। एंड इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स आते हैं ना, जो एनिमल्स एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया को रिलीज करते हैं, तो इसमें हमारा आ जाएगा फ्रॉग, जो कि एक टेरिस्टेरियल एम्फीबिया है ना, फ्रॉग, टेरिस्टेरियल एम्फीबिया। इसके अलावा यहां पे एग्जाम्पल आ जाएगा कार्टिलेजिनस फिश, देन मैमल्स, है ना। आप याद रखिएगा, देखिए हमारे में ना अमोनिया तो प्रोड्यूस होता है, बट अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। तो ये जो अमोनिया है ना, ये अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में। ठीक है, ये NH4+ के फॉर्म में रहेगा, आयंस होगा ना, अमोनियम आयंस। तो ये कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में, और ये जो कन्वर्जन है ना अमोनिया का यूरिया में, जो कन्वर्जन है ये लीवर में होता है। ठीक है, अमोनिया का यूरिया में जो कन्वर्जन है ये कहाँ होता है? ये होता है लीवर में। दिस कन्वर्जन इज डन इन लीवर। एंड ये जो साइकिल है ना, अमोनिया से यूरिया में कन्वर्जन जो हो रहा है, इस साइकिल को हम लोग यूरिया साइकिल बोलते हैं, यूरिया साइकिल। या फिर इसी को हम लोग ना ये बोलते हैं ऑर्निथीन साइकिल। यूरिया साइकिल बोलिए या फिर ऑर्निथीन साइकिल बोलिए, ऑर्निथीन साइकिल, या फिर हम इसी को क्रेब्स हैंसलेट साइकिल भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रेब्स हैंसलेट साइकिल। तो यहां पर क्या हो रहा है ना, यहां पर जो अमोनिया है वो यूरिया में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और ये कहाँ हो रहा है ये प्रोसेस? ये लीवर में हो रहा है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट कहाँ होता है, तो आप बोलिएगा लीवर में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे में अमोनिया प्रोड्यूस नहीं हुआ, प्रोड्यूस हुआ, बट उसको हम लोग मोर टॉक्सिक से लिस्ट टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट किए, और ये कन्वर्जन हो रहा है लीवर में बाय यूरिया साइकिल। अब अगर हम लोग बात करते हैं यूरिकोटेलिज्म का, तो ऐसा एनिमल जो यूरिक एसिड एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिज्म। प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग यूरिक एसिड, इज कॉल्ड यूरिकोटेलिज्म। एंड ये सबसे ज्यादा कम टॉक्सिक है, इट इज अ लिस्ट टॉक्सिक। इसीलिए इसको रिमूव करने के लिए ना सबसे कम पानी चाहिए। इट रिक्वायर्स लिस्ट वाटर
फॉर इट्स रिमूवल, लिस्ट वाटर फॉर इट्स रिमूवल, इसको रिमूव करने के लिए बहुत कम पानी चाहिए। एंड इसका जो एग्जाम्पल आ जाएगा ना, ऐसा एनिमल जो यूरिक एसिड एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट निकालता है, उसमें आ जाएगा टेरिस्टेरियल इंसेक्ट्स, टेरिस्टेरियल इंसेक्ट्स आ जाएगा। और कौन आ जाएगा? बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स होते हैं ना सब क्या है? यूरिकोटेलिक एनिमल्स है। रैप्टाइल्स, रैप्टाइल्स एंड लैंड स्नेल्स, लैंड स्नेल्स भी इसका एग्जाम्पल है, लैंड स्नेल्स। ठीक है, ये सब कैसा एनिमल है? यूरिकोटेलिक एनिमल है, यूरिक एसिड एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करता है। तो आप देखिए ना, अगर हम नाइट्रोजनस वेस्ट का बात करें तो सबसे ज़्यादा जो टॉक्सिक है अमोनिया, उसके बाद यूरिया, देन यूरिक एसिड। एंड ये सारा एग्जाम्पल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको एक चीज़ बता दे, ऐसा एनिमल जो अमोनोटेलिक है, मतलब अमोनिया एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करता है, उसको रिलीज करता है, वो जनरली कैसे अमोनिया को रिमूव करेगा? तो वो आपको पता है ना, एक्वेटिक है। तो एक्वेटिक में क्या करेगा ना, वो या तो गिल्स से करेगा या तो फिर वो बॉडी सरफेस से करेगा बाय डिफ्यूजन। ठीक है, अमोनियम आयंस को ये रिलीज करेगा बाय डिफ्यूजन थ्रू गिल्स और बॉडी सरफेस। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग एनिमल किंगडम का सर्वे करें तो हम लोगों को वेराइटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, यहां लिखा है ना, अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट्स अ वेराइटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टेब्रेट्स। These structure are simpler tubular forms, whereas vertebrates have complex tubular organs called kidneys. अब यहाँ पर एनिमल किंगडम के अंदर हम लोगों को बहुत सारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन अलग अलग फाइलम का याद रखना है। जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटोनेफ्रीडिया का, ठीक है, प्रोटोनेफ्रीडिया जिसको फ्लेम सेल्स भी बोलते हैं, ये प्रेजेंट होता है प्लेटी हेलमिंथस में, जिसको फ्लैटवर्म्स और एग्जाम्पल है प्लैनेरिया। रोटीफर्स में प्रेजेंट होता है, कुछ एनालिड्स में प्रेजेंट होता है, एंड सिफेलोकॉर्डेटा एम्फियोक्सस में प्रेजेंट रहता है। जो कि प्रोटोनेफ्रीडिया क्या करेगा? इन सारे ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीशन प्लस ऑस्मो रेगुलेशन का काम करेगा, एक्सक्रीशन प्लस ऑस्मो रेगुलेशन। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया हमारा प्रेजेंट रहता है अर्थवॉर्म्स में, है ना, फेरेटिमा में, एंड अदर एनालिड्स। नेफ्रीडिया भी क्या करेगा? नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करेगा एंड इट मेंटेन्स अ फ्लूइड एंड आयोनिक बैलेंस, जैसा आपको बताया, एक्सक्रीशन प्लस ऑस्मो रेगुलेशन। देन अगर हम बात करें मैल्फीजियन टिब्यूल्स का, तो दीज आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोचेस। Malphizian tubule help in removal of nitrogenous waste and osmoregulation. एंटीनल ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स, ये एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म करता है क्रोस्टेशियंस में, जैसे कि प्रॉन्स। तो दीज आर द डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन डिफरेंट फाइलम्स और डिफरेंट एनिमल्स। हाँ, अब देखिए हम बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। देखिए अगर हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले प्रेजेंट होता है पेयर ऑफ किडनी। ठीक है, तो यहाँ पे किडनी प्रेजेंट है, बीन शेप किडनी होता है, राजमा का जैसा दिखेगा, ऐसा बीन शेप्ड किडनी है ना, 2 किडनी होता है, ऐसा इस तरीके से हमारा 2 किडनी है। एंड आप लोग देख रहे होंगे कि हम जो डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं ना, इसमें थोड़ा पोजिशनल डिफरेंस है। अगर हम बात करें राइट किडनी का, ये क्या है? ये राइट किडनी है। तो राइट किडनी को ना एज कॉम्पेयर टू लेफ्ट किडनी हम थोड़ा नीचे बनाए हैं, तो ये लोअर होता है ना, एज कॉम्पेयर टू लेफ्ट किडनी ये थोड़ा नीचे होगा, लोअर होगा। ये हमारा लेफ्ट किडनी है, लेफ्ट किडनी, ये एज कॉम्पेयर टू राइट किडनी थोड़ा ऊपर होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ना, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो जो किडनी है ना, वो किडनी हमारे बॉडी के ना डॉर्सल साइड में लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और ऊपर मान लीजिए इधर हमारा हार्ट है, हार्ट। तो हार्ट से ना आपको पता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेरा बहुत बढ़िया अच्छा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, वो हार्ट से कौन लेकर जाता है बॉडी के पास? आयोटा लेकर जाता है। तो उसी तरीके से ना हार्ट से हमारे दोनों किडनी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर आ रहा है? आयोटा लेकर आ रहा है। ठीक है, और ये किडनी में जाके पहुंचाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो अभी हम बना रहे हैं ना, ये क्या बना रहे हैं? ये है हमारा आयोटा।
और ये किडनी के पास लेकर जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मान लीजिए एक चला गया इधर राइट किडनी में एंड दूसरा हमारा इधर चला गया लेफ्ट किडनी में, ठीक है। और हमारे बॉडी में ना हमारे किडनी को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रिनल आर्टरी, रिनल आर्टरी, ठीक है। ये जो रेड कलर से बनाया ना ये रिनल आर्टरी है जो किडनी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाता है। और हार्ट से ये कौन लेकर आ रहा है, ये अयोटा लेकर आ रहा है। एंड चूंकि किडनी हमारे डॉर्सल साइड में है, पीछे साइड बैक साइड में है, तो ये कौन सा अयोटा है, ये है हमारा डॉर्सल अयोटा, ठीक है, डॉर्सल अयोटा। तो ये किडनी में कैसा ब्लड लेकर जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रहा है, रिनल आर्टरी इसको हम लोग बोल रहे हैं। अब जैसे किडनी में ना हमारा क्या होगा, जो वेस्ट वाला ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, वो भी होना चाहिए। तो यहाँ से ना आपका निकलता है, ये ग्रीन कलर से जो हम बना रहे हैं ये क्या है, ये है हमारा रिनल वेन, जो कि आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना वो लेकर जाता है हार्ट के पास। और हार्ट के पास कौन लेकर जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लोअर बॉडी पार्ट से इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। तो ये जो ग्रीन वाला बन रहा है ना ये हमारा रिनल वेन है, ये हमारा रिनल वेन है। और ये जो दिख रहा है ना जो हार्ट के पास लेकर जा रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रहा है किडनी से। और ये कौन लेकर जा रहा है, ये है इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा जो होता है ना वो हमारे बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के राइट एट्रियम में लेकर जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि दो ब्लड वेजल्स किडनी से अराइज हुआ, एक रीनल आर्टरी एक रीनल वेन। अब यहीं से एक और ट्यूब, एक और पाइप निकलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं यूरेटर्स। ये जो यूरेटर्स है ये किडनी से यूरिन को लेकर यूरिनरी ब्लैडर में लेकर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपको येलो वाला ट्यूब दिख रहा है ना ये क्या है, ये यूरेटर्स है जो कि किडनी से यूरिन को लेकर आ रहा है और कहाँ लेकर जा रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज अ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जाके स्टोर होता है और जब हम लोगों को टॉयलेट आता है ना तो फिर हम लोग यूरेथ्रा, दिस इज अ यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर का जो नीचे एंड में ओपन हो रहा है ना ये यूरेथ्रा है, यहाँ से यूरिनेशन होता है, दिस इज अ यूरेथ्रा। तो ये आपका पूरा ओवरऑल डायग्राम किसका है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग क्या देखे, दो किडनी है हमारे पास, एक राइट किडनी एक लेफ्ट किडनी। अब ये जो दोनों किडनी है वहां से तीन मेन ट्यूब अराइज हो रहा है। एक तो आपका है रेनल आर्टरी का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से किडनी को ला रहा है, हार्ट से किडनी को दे रहा है। दूसरा है रिनल वेन जो किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के पास लेकर जा रहा है। और एक यूरेटर्स है जो किडनी से यूरिन को कैरी कर रहा है और यूरिनरी ब्लैडर में लेकर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी चीज़ है ना सब क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हम लोगों ने अभी देखा ना डायग्राम में, अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। दो किडनी है, दो यूरेटर्स है, एक यूरिनरी ब्लैडर है एंड एक यूरेथ्रा है। अब देखिए यहाँ बात करते हैं किडनी का शेप और साइज का। तो जैसे हम लोग को पता है कि जो किडनी है वो कैसा है, किस कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, बीन शेप्ड है ना, राजमे के जैसा दिखेगा। और ये कहाँ प्रेजेंट है, लास्ट थोरेसिस, लास्ट थोरेसिस मतलब T12 एंड थर्ड लुम्बार वर्टेब्रा, T12 और जो थर्ड लुम्बार वर्टेब्रा है ना यानी कि L3 वहाँ प्रेजेंट है बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिस एंड थर्ड लुम्बार वर्टेब्रा क्लोज टू द डॉर्सल, डॉर्सल मतलब पीछे है ना, पीछे लोअर एब्डोमेन में बैक साइड, इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ पे मेजरमेंट है, ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजर्स 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस एंड वेट कितना है 120 to 170 ग्राम। तो ये सारा किडनी का हमारा मेजरमेंट हो गया, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसा आपको बताया ना कि किडनी में जो हमारा राइट किडनी है वो थोड़ा लोअर है, लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर है। तो राइट किडनी लोअर नीचे क्यों चला गया, क्योंकि ऊपर में ना लीवर को भी जगह देना है। देखिए क्या है, लेफ्ट किडनी इज लिटिल हायर देन द राइट वन because more space being occupied by the liver on the right side. So only in human beings the right kidney is slightly below the left,
बट इन अदर मैमल्स एग्जाम्पल रैबिट द लेफ्ट किडनी इज बिलो द राइट। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ठीक है, यहां पे क्या लिखा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस। अभी आपको बताएंगे कौन इनर कॉन्केव सरफेस है, जहां से क्या प्रेजेंट है, हाइलम प्रेजेंट है, और वहां से यूरेटर्स, ब्लड वेजल्स और नर्व्स अराइज होते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा किडनी है, उसमें 3 प्रोटेक्टिव लेयर है, जिसमें जो आपका सबसे इनरमोस्ट है ना, उसका नाम क्या है, रिनल कैप्सूल। इनरमोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर का नाम है रिनल कैप्सूल। रिनल कैप्सूल क्या है, इट इज अ टफ प्रोटेक्टिव कवर मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विथ फ्यू इलास्टिक फाइबर्स एंड फ्यू मसल्स। एडिपोज कैप्सूल ये मिडिल का है, ये क्या क्या है यहाँ पे, एडिपोज टिश्यू एंड एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर। एंड जो आउटर मोस्ट कवरेज है उसका नाम है रिनल फैस्किया। इट इज अ आउटर मोस्ट फाइब्रस कवरिंग लिंकिंग इट विद द एब्डोमिनल वॉल। एज द किडनी, देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एज द किडनीज आर फ्यूज्ड विथ द बॉडी वॉल ऑन द डोर्सल साइड, पेरिटोनियल कवर इज प्रेजेंट ओनली ऑन द वेंट्रल साइड। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेट्रोपेरिटोनियल अरेंजमेंट। जैसे मान लीजिए ना, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये वाला जो साइड है, आगे वाले साइड को हम लोग क्या बोले, आगे वाले साइड को हम लोग बोले वेंट्रल साइड, और पीछे वाले साइड को हम लोग बोले डॉर्सल साइड। ठीक है, तो ये हमारा आप देख पाएंगे, ये जो बैक साइड है, बैक साइड इज कॉल्ड डॉर्सल एंड फ्रंट साइड इज कॉल्ड वेंट्रल। ठीक है, तो ये जो किडनी है ना, ये किधर है, डॉर्सल इनर एब्डोमिनल कैविटी, मतलब वो ना इधर प्रेजेंट है, इधर डॉर्सल इनर एब्डोमिनल कैविटी। अब आप देख रहे हैं ना, डॉर्सल साइड से जो किडनी है वो अटैच है किधर से, बॉडी वॉल से अटैच है। डॉर्सल साइड से इधर से अटैच है बॉडी वॉल। ठीक है, ये बॉडी वॉल से अटैच है। और वेंट्रल साइड में ना प्रेजेंट है पेरिटोनियल कवरिंग। वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है पेरिटोनियल कवरिंग, खाली वेंट्रल में, डॉर्सल में तो वो अटैच है बॉडी वॉल से, और वेंट्रल में क्या है, पेरिटोनियल कवरिंग। ये जो अरेंजमेंट है ना, इसी को कहा जाता है रेट्रोपेरिटोनियल अरेंजमेंट। तो जो किडनी का अरेंजमेंट है वो कैसा है, रेट्रोपेरिटोनियल अरेंजमेंट है। अब देखिए अगर हम बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर किडनी का, तो यहाँ पे इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे आप लोग देखें ना कि किडनी का जो सबसे इनरमोस्ट लेयर है, सबसे इनरमोस्ट लेयर कौन है, रिनल कैप्सूल। तो जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पर किडनी को ड्रॉ किए, ठीक है, एकदम बड़ा सा किडनी बनाते हैं। हाँ बढ़िया बन रहा है ना, ये हमारा किडनी बढ़िया बना, गोल हो गया। देखिए ये जो आपको यहाँ पर ना पूरा जो सबसे पहले जो इनरमोस्ट लेयर दिखेगा, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिनल कैप्सूल बोल रहे हैं। ये जो पूरा आउटर मोस्ट, इनर मोस्ट है वैसे तो, क्योंकि आउटर मोस्ट तो कौन था, सबसे पहले रिनल फैस्किया, देन मिडिल एडिपोज कैप्सूल, देन इनर रिनल कैप्सूल। तो अभी हम जो ये बना रहे हैं ना, ये रिनल कैप्सूल है। ठीक है, ये है रिनल कैप्सूल। ठीक है, ये है हमारा रिनल कैप्सूल। एंड आप देखेंगे कि अंदर में जो कॉनकेव सरफेस है, ये वाला, ये जो कॉनकेव सरफेस है ना, ये कॉनकेव सरफेस है। ठीक है, ये कॉनकेव सरफेस है, यहीं पे से अराइज होता है क्या, यूरेटर्स, ब्लड वेजल्स, नर्व्स। तो मान लीजिए सबसे पहले अगर हम बना दिए, ये रेड कलर से बना रहे हैं, रेड कलर मतलब आप समझ जाइए ना कि ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला ट्यूब है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला वेजल्स है। तो मतलब हम लोग क्या समझेंगे इसको, हम लोग समझेंगे इसको क्या, आर्टरी, रिनल आर्टरी। दिस इज अ रिनल आर्टरी। एंड अगर हम ग्रीन कलर से बनाए, ठीक है, ग्रीन कलर मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इससे हम लोग क्या समझेंगे, ये है हमारा रिनल वेन। दिस इज अ रिनल वेन। एंड मान लीजिए यहां पे से कुछ नर्व्स भी होगा, सपोज दैट दिस इज अ नर्व्स, ये है नर्व्स। ठीक है, जो किडनी से इंफॉर्मेशन ले जा रहा है ब्रेन में, नर्व्स। रिनल वेन से क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है हार्ट की तरफ, और रिनल आर्टरी से क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है किडनी में, रिनल आर्टरी से। तो और यहां पर एक आएगा हमारा क्या, यूरेटर्स, जो यूरिन को लेकर जा रहा है यूरिनरी ब्लैडर में, ये है यूरेटर्स, जो यूरिन को लेकर जा रहा है यूरिनरी ब्लैडर में।
तो ये जो सारा चीज अराइज हो रहा है ना, ये जो सारा चीज अराइज हो रहा है, ये कहाँ से अराइज हो रहा है? इसी को तो हम लोग हाइलम कह रहे हैं ना। ये जो पूरा कॉनकेव सरफेस है, इसी को तो हम लोग क्या कह रहे हैं? ये जो पूरा कॉनकेव सरफेस है, यही तो कहला रहा है हाइलम, है ना। देखिए इसको व्हाइट से हम पूरा कलर कर देते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। हाइलम, जहां से रेनल आर्टरी, रेनल वेन, यूरेटर्स, नर्व अराइज हो रहा है, जो कॉनकेव सरफेस है, वही क्या है? हाइलम है। दिस इज अ हाइलम। एंड आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो आप देखेंगे कि जैसे ही हम लोग हाइलम से अंदर एंटर किए, ठीक है, जैसे ही हम लोग हाइलम से एंटर किए ना, तो आपको एक ब्रॉड फनल शेप्ड जगह दिखा। दिस इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस। इस ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस का नाम क्या है? रेनल पेल्विस। दिस इज अ रेनल पेल्विस। रेनल पेल्विस, ठीक है। अब ये जो रेनल पेल्विस है ना, ये आगे जाकर और अलग अलग एरिया में थोड़ा डिवाइड होगा इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। और इसको हम लोग बोलते हैं मेजर कैलिसिस। ये हमारा जो आगे डिवीजन हुआ, दिस इज कॉल्ड मेजर कैलिसिस। एंड ये जो मेजर कैलिसिस है ना, ये अब और अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। जैसे, एक मिनट, जैसे मान लीजिए यहां पर एक ये ब्रांच निकला, एक ये ब्रांच निकला, ठीक है, एक ये ब्रांच निकला, एक ये ब्रांच निकला, एंड हमारा दूसरा एक ये ब्रांच निकला, एक ये ब्रांच निकला। तो ये जो अलग अलग ब्रांचिंग निकल रहा है ना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है माइनर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स के बाद आएगा माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स, ठीक है। तो हम लोग क्या देखे? इनर टू द हाइलम देयर इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड एरिया कॉल्ड एज रेनल पेल्विस। रेनल पेल्विस के बाद आया मेजर कैलिसिस, देन उसके बाद माइनर कैलिक्स, ठीक है। अब यहां पर प्रेजेंट होता है पिरामिड शेप का स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं रेनल मेड्यूलरी पिरामिड, ठीक है। और ये इधर ऐसे लगा रहेगा, दिस इज अ रेनल पिरामिड। ये एक रेनल पिरामिड हो गया। उसी तरीके से ये पिरामिड हो गया मेड्यूलरी पिरामिड, रेनल पिरामिड बोलते हैं। एंड यहाँ पे एक रेनल पिरामिड, ठीक है, ऐसे करके ये पूरा अरेंज रहेगा। दिस इज अ मेड्यूलरी पिरामिड। ये जो आपको पूरा दिख रहा है, ये क्या है? ये है मेड्यूलरी पिरामिड। मेड्यूलरी पिरामिड, ठीक है, ये मेड्यूलरी पिरामिड है। देखिए जो किडनी होता है ना, उसके अंदर दो रीजन होता है। आउटर वाले को, जो आउटर पोर्शन है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। आउटर पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटर कॉर्टेक्स को हम लोग बोलते हैं रिनल कॉर्टेक्स। और ये जो रिनल कॉर्टेक्स है, ये आउटर साइड होता है, ठीक है। रेनल कॉर्टेक्स आउटर साइड होता है। और अंदर में ये जो आपको दिख रहा है मेड्यूलरी पिरामिड, ये सब जो है ना, इनसाइड द कॉर्टेक्स देयर इज कॉल्ड मेड्यूला। ये रीजन क्या है? मेड्यूला रीजन है। मेड्यूला होता है इनर, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला। मेड्यूला में आपको क्या क्या दिखेगा? ये जो आपको रिनल पिरामिड दिख रहा है ना, मेड्यूलरी पिरामिड या रिनल पिरामिड या माइनर कैलिसिस या मेजर कैलिसिस, सब कहाँ है? सब मेड्यूला में है। ऑल आर दिस बिलोंग्स टू फ्रॉम मेड्यूला, है ना, ये सब मेड्यूला में है। एंड यहाँ पे हम लोग ये जो इनर मोस्ट था, इसको क्या बोल रहे थे? इसको हम लोग रिनल कैप्सूल बोल रहे थे, रिनल कैप्सूल। तो ये ओवरऑल डायग्राम आपको दिख रहा है किसका? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी का। आप लोग देखेंगे ये जो पूरा कॉर्टेक्स रीजन है ना, जैसे अगर हम ऐसे डिवाइड कर दे, सपोज दैट ऐसे, देखिए ऐसे हम लोग दो में इसको डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला, तो आपको दिखेगा ना कि कुछ कॉर्टेक्स का जो रीजन है ना, वो मेड्यूलरी पिरामिड में जा रहा है, ये वाला, ये दिख रहा है, एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स बिटवीन मेड्यूलरी पिरामिड, एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स बिटवीन मेड्यूलरी पिरामिड, एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स बिटवीन मेड्यूलरी पिरामिड। ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है? दिस इज अ एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स, जो आउटर रीजन है, कॉर्टेक्स रीजन, कहां पे? बिटवीन मेड्यूलरी पिरामिड, बिटवीन मेड्यूलरी पिरामिड। इसको हम लोग कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टनी।
एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स बिटवीन मेड्यूलरी पिरामिड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टिनी, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। ठीक है, अब देखिए यहां पर ना आगे आप लोग पढ़ेंगे कि जो नेफ्रॉन्स होता है ना वो दो टाइप का होता है, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, एक होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ठीक है, आप देखिए अगर हम बात करेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का ना, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का जो मेजर पोर्शन होगा, नेफ्रॉन्स का जो मेजर पोर्शन होगा वो कॉर्टेक्स रीजन में होगा। वो कुछ ऐसा दिखेगा, देखिए जैसे आगे आप लोग पढ़ेंगे, ये बोमेंस कैप्सूल है, ये पीसीटी है, ये लुप्स ऑफ हैनले है, ये डीसीटी है, और ये कलेक्टिंग डक्ट है। तो आप देख रहे हैं ना कि इस नेफ्रॉन्स का ज्यादातर पोर्शन कहां पर है, ज्यादातर पोर्शन आपको कहां दिख रहा है, इसका कॉर्टेक्स रीजन में दिख रहा है। तो ऐसे नेफ्रॉन्स को ना हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ऐसे नेफ्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, एंड अगर मान लीजिए इस तरीके का नेफ्रॉन है, ऐसा नेफ्रॉन है, ये बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, लूप्स ऑफ हैनले, देख रहे हैं लूप्स ऑफ हैनले कितना बड़ा है, मेडुला को जाके पेनिट्रेट कर दिया पूरा, ये डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट में लग गया। तो ये जो नेफ्रॉन्स आपको दिख रहा है ना, इस नेफ्रॉन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। और ये जो नेफ्रॉन्स होता है ना, यही वो जगह है जहां पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है ना, यही वो जगह है जहां यूरिन का फॉर्मेशन होगा, सुसु का फॉर्मेशन होगा। अगर हम बात करें कि अगर क्या पाथवे होगा यूरिन का, ठीक है, मान लीजिए कि नेफ्रॉन्स में बना है ना पाथ ऑफ यूरिन, पाथ ऑफ यूरिन, अगर नेफ्रॉन्स में यूरिन बन गया एंड नेफ्रॉन्स का जो लास्ट पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, नेफ्रॉन्स में यूरिन बन गया, तो मान लीजिए कि नेफ्रॉन्स से कलेक्टिंग डक्ट, नेफ्रॉन्स कलेक्टिंग डक्ट, नेफ्रॉन्स कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, यहां पे आपका यूरिन बना, नेफ्रॉन्स के कलेक्टिंग डक्ट में, ये कलेक्टिंग डक्ट है, यहां से यूरिन बना। अब यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से कहां जाएगा, आपको दिख रहा है कहां जा रहा है, वो मेड्यूलरी पिरामिड में, वो गया मेड्यूलरी पिरामिड में, यूरिन गया। मेड्यूलरी पिरामिड के बाद वो कहां जा रहा है, वो जा रहा है माइनर कैलिक्स में, ये वाला जो है ना ये माइनर कैलिक्स है। मेड्यूलरी पिरामिड के बाद माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स के बाद कहां जा रहा है, मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स के बाद यूरिन कहां जा रहा है, मेजर कैलिक्स के बाद जा रहा है पेल्विस में, और पेल्विस के बाद हाइलम से बाहर निकला, एंड हाइलम से ही हमारा क्या अराइज हो रहा है, यूरेटर्स, हाइलम से यूरेटर्स, यूरेटर्स से फिर कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर्स से यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से बॉडी के बाहर, यूरेथ्रा से बॉडी के बाहर। तो ऐसे ऐसे बना इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। होप आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी का सारा चीज समझ आ रहा है ना, सारा कुछ हो गया। अब देखिए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो सेकंड आया यूरेटर्स। अब यूरेटर्स आपका क्या है, इट इज जस्ट अ डक्ट दैट अराइजिंग फ्रॉम किडनी टू कैरी द यूरिन टू द ब्लैडर, है ना, ये क्या कर रहा है, इट इज अ डक्ट, इट इज अ डक्ट, ये ऐसा डक्ट है जो किडनी से अराइज हो रहा है, अराइजिंग फ्रॉम किडनी, अराइजिंग फ्रॉम किडनी टू कैरी यूरिन, टू कैरी यूरिन टू ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में ये यूरिन को ले जा रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें यूरिनरी ब्लैडर का, तो यूरिनरी ब्लैडर में सपोज दैट किडनी से हमारा ये दो यूरेटर्स निकल कर आया, एंड ये यूरेटर्स डायरेक्ट कहां पे ओपन हो रहा है, ये ओपन हो रहा है यूरिनरी ब्लैडर में, ये ओपन हो रहा है यूरिनरी ब्लैडर में, यहां पर आ गया यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, एंड यूरिनरी ब्लैडर का ये लास्ट पार्ट है यूरेथ्रा। ठीक है, अब देखिए ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, ये हमारा यूरेटर्स, ये बन गया यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर बना होता है स्मूथ मसल से, ठीक है, इसको हम लोग डिट्रसर मसल बोलते हैं। यूरिनरी ब्लैडर बना हुआ है स्मूथ मसल से, और इस स्मूथ मसल्स का नाम क्या है, डिट्रसर मसल, डिट्रसर मसल, डिट्रसर मसल।
और ये जो डिट्रेशर मसल्स है ना, मेनली ये क्या काम करता है, ये डिट्रेशन का काम करता है। उसका मतलब होता है यूरिन के पैसेज का। डिट्रेसर मसल्स दैट इज इन्वॉल्व इन डिट्रेशन, एंड डिट्रेशन का मतलब क्या है, पैसेज ऑफ यूरिन, पैसेज ऑफ यूरिन। ठीक है, तो ये यूरिनरी ब्लैडर है, मस्क्यूलर सैक है जहां पे यूरिन स्टोर होता है। यहां पे जो याद रखने वाला बात है हम लोग को, देखिए यहां पर ना इंटरनल साइड, यहां पर इंटरनल साइड प्रेजेंट होता है एक स्पिंटर यूरेथ्रा के इंटरनल में, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं इनवॉल्यूंटरी यूरेथ्रल स्पिंटर, यानी कि इंटरनल वाला जो है वो कैसा है, इनवॉल्यूंटरी है। इनवॉल्यूंटरी इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंटर। स्पिंटर मतलब होता है ना वो गार्ड कर रहा है, ठीक है, स्पिंटर। तो इंटरनल वाला इनवॉल्यूंटरी, एंड यूरेथ्रा के बाहर मान लीजिए कि यहां पर हम बना देते हैं यूरेथ्रा, सपोज दैट दिस इज अ यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा है, एंड यूरेथ्रा के बाहर जो रहेगा ना वो वॉलेंट्री रहेगा, उसका नाम है एक्सटर्नल वॉलेंट्री स्पिंटर, इसका नाम है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंटर। स्पिंटर इसका काम आप लोग को समझ आएगा जब आप मिक्सचुरेशन पढ़ेंगे ना, कि कैसे यूरिनेशन होता है ना, कैसे टॉयलेट होता है, कैसे सुसु होता है, उस समय पढ़ेंगे आप इसका रोल, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंटर वॉलेंट्री स्पिंटर का। ठीक है, देन इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आया लास्ट पार्ट, यूरेथ्रा। देखिए यूरेथ्रा का अगर हम बात करें तो ये मेल के केस में और फीमेल के केस में, इन अ केस ऑफ मेल ये थोड़ा लॉन्ग होगा, ये लॉन्गर होगा। कितना साइज होता है, क्या दिया एनसीईआरटी में, 20 to 25 सेंटीमीटर, 20 to 25 सेंटीमीटर है। और ये जो है ना, ये यूरिन प्लस सीमेन दोनों को कैरी करता है। इट कैन कैरी यूरिन प्लस सीमेन, है ना, ये यूरिन प्लस सीमेन दोनों को कैरी कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरिनोजेनाइटल डक्ट, यूरिनो क्यों बोले, क्योंकि यूरिन कैरी कर रहा है, और जेनाइटल क्यों बोले, सीमेन को भी कैरी कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूरिनोजेनाइटल डक्ट। एंड इन केस ऑफ फीमेल ये जो यूरेथ्रा ये शॉर्ट होता है, बस 2 to 4 सेंटीमीटर, एंड फीमेल में ना ये सिर्फ यूरिन को कैरी करता है, इट कैरीज ओनली यूरिन। ठीक है, तो ये यूरेथ्रा में मेन बात है जो हम लोग को याद रखना है। अब देखिए आने वाला जो हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा, वहां पे हम लोग नेफ्रॉन्स को डिस्कस करेंगे, यूरिनरी फेरेस्टिब्यूल भी बोलते हैं। और हर किडनी में ना मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होता है, और उसी के अंदर हमारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा एक्सक्रीशन क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, अलग अलग एनिमल्स में क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गेन है, एंड मेनली ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी का स्ट्रक्चर। चलिए, थैंक्स ऑल ऑफ यू। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज़ कमेंट जरूर करिए वीडियो में, ताकि मेरे को भी समझ आए कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं।